हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद सीमा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट वीडियो नंबर 4 के साथ हैं। 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए विद ऑप्शन, जिससे आप लोग ट्राई कर सके आंसर देने का कोशिश करिएगा। लाइव चैट आपके सामने दिख रहा होगा, उसमें ज़रूर आंसर कीजिए। और इसी के साथ आज से आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। वहाँ पर पीडीएफ शेयर की जाएगी इस वीडियो की, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज भी है लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू क्या था आपके लिए? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? आपके ऑप्शन थे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 3 सूचियां हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में कौन बनाता है कानून? सेंटर। स्टेट लिस्ट में स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कौन बनाता है? स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि संसद किससे जुड़ी हुई है? केंद्र के कानून बनाने के लिए संसद बनाई गई है। राज्य सूची के कानून बनाने के लिए विधानमंडल बनाया गया है। तो जब संसद को राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाने का अधिकार देता है, आपको ये बताना है। तो ये है आपके राज्यसभा। राज्यसभा संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकता है राज्य सूची के विषय पर। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है, इसका आंसर जरूर करिए लाइव चैट के अंदर। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन रॉय, जवाहरलाल नेहरू और कार्ल मार्क्स। तो क्या है राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और लोकतंत्र का। ऑप्शन बी है उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद और व्यक्तिवाद का। ऑप्शन सी उदारवाद मिश्रण है समाजवाद और बहुलवाद का। और ऑप्शन डी है उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। वीडियो हिंदी मीडियम में ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और लोकतंत्र का। मैकवन के अनुसार एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद के 2 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें से पहला है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। इस प्रकार उदारवाद व्यक्तिवाद और लोकतंत्र का मिश्रण है। थर्ड क्वेश्चन है आज का, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट और ऑप्शन डी लास्की। आपको बताना है सबसे पहले दैवीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया राज्य की उत्पत्ति का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रथम ने सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राज्य के दैवीय सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थक जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में अपने निरंकुश शासन को सही ठहराने के लिए तर्क दिया। और क्या तर्क दिया? कि राजा पतित या दुष्ट भी हो तो भी प्रजा उसका विरोध
नहीं कर सकती है। यानी कि राजा अगर गलत कार्य भी कर रहा है तो भी प्रजा उसका विरोध नहीं कर सकती। ऐसा किसने कहा? जेम्स प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से लाइव चैट के अंदर आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन। लेनिन ने यह कहा है कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। लेनिन ने क्रांति के मार्गदर्शन सिद्धांत में विश्वास किया है और उनके अनुसार साम्यवादी दल मजदूरों का पथ प्रदर्शन करेगा। जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि मजदूर एक साथ इकट्ठे होकर पूंजीवाद को खत्म कर सकते हैं और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित कर सकते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन लेनिन क्या कहता है कि नहीं, मजदूर खुद ये कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको एक गाइड करने वाला होना चाहिए। और वो कौन होगा? साम्यवादी दल, जिसमें इंटेलेक्चुअल क्लास होगी। यानी कि वो सिर्फ मजदूर को अपने आप में सक्षम नहीं मानते हैं पूंजीवाद को खत्म करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आपके ऑप्शन है आशीर्वादम, गिलक्राइस्ट, गेटल, गार्नर। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, चाहे वो सेट एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर नेट एग्जाम हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वादम। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, औचित्यपूर्ण शक्ति है। ऑप्शन ए है प्रभाव, ज्ञान, धन और सत्ता। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सत्ता। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा गया है। क्यों कहा गया है? व्याख्या को देखिए। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है क्योंकि सत्ता के निर्णयों का लोग अपनी इच्छा से पालन करते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं दिया जाता है, खुद व्यक्ति सहमति से, इच्छा से पालन करता है और उन्हें लोगों की वैधता मिली होती है। इसलिए हम लोग सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहते हैं, क्योंकि उसे जनता का समर्थन मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए है व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। ऑप्शन बी है व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। ऑप्शन सी व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से करिए, आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। तो आई होप आपने लाइव चैट में जरूर आंसर किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दुष्चरित और अवसरवादी है, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसका पालन न करने पर घोर हानि उठानी पड़ती है? शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसका पालन न करने पर घोर हानि उठानी पड़ती है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है मैक्स वेबर, लासबेल, रॉबर्ट डाहल और हॉब्स। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट डाहल। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन के बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? राज्य का कार्य अच्छे जीवन के बाधाओं, यानी कि अच्छे जीवन के मार्ग में जो बाधा आ रही है उसके मार्ग में बाधा पहुंचाना है, उस बाधा में बाधा पहुंचाना है।
बाधा में बाधा पहुंचाना है। कथन को समझिएगा। तो ऐसा किसने कहा है? हेगल, कांट, बोसांके, टी.एच. ग्रीन। बताइए जल्दी से। आज ज्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. ग्रीन ने ऐसा कहा है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन के बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है और उनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत, इन्होंने ही दिया है। और उनकी पुस्तक का नाम भी है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो आपको याद रखना है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसने दिया? राजनीतिक दायित्व का टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है, यह कथन किसका है? आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है बार्कर, ब्राइस, दुर्वर्जर, थॉमस हेयर। करिए जल्दी जल्दी आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बार्कर। बार्कर ने कहा है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेव्याथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेव्याथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है बार्कर, बाहन, वेपर, मिल। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और आपको किस से रिलेटेड वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसी पर वीडियो लाई जाए। तो रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेव्याथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन प्रोफेसर वाहन ने कहा है। तो आपको ये याद रखना है, प्रोफेसर वाहन ने ये कहा है। रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा है जो हॉब्स के लेव्याथन की तरह ही अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस समानता को देखते हुए प्रोफेसर वाहन ने रूसो के संप्रभु और हॉब्स के लेव्याथन की तुलना की है। और रूसो के संप्रभु को सिर विहीन लेव्याथन कहा है। क्या कहा है? सिर विहीन लेव्याथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? लोक संप्रभुता यानी कि आपने सुना होगा पॉपुलर सोवरेनिटी। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, आपको ये बताना है। पॉपुलर सोवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे। लोक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेनिटी, किसने ये सिद्धांत दिया है? हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आई होप आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो ने लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। आज का 13वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभु सत्ता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभु सत्ता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लोकप्रिय प्रभु सत्ता सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत या प्रतिवादी सिद्धांत। तो जल्दी से आंसर कीजिए और अपना पार्टिसिपेशन कीजिए, तब मजा आएगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है जो राज्य की प्रभुसत्ता से जुड़ा हुआ है। आज का 14वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवाद अथवा एकलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो इनमें से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। आपके सामने है आपके ऑप्शन, बोंदा, ऑस्टिन, डुग्बी, हॉब्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लाइव चैट के अंदर और ज्वाइन किया करिए टाइम से। आपको मैसेज आ जाता होगा, नोटिफिकेशन आता होगा, तो ज्वाइन जरूर किया कीजिए टाइम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डुग्बी। डुग्बी संप्रभुता के अद्वैतवाद अथवा एकलवादी सिद्धांत से जुड़े हुए नहीं हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से विचारक जुड़े हुए हैं एकलवादी सिद्धांत से। तो वो हैं बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो एवं ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है, अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में हुई है। और कौन कौन जुड़ा हुआ है? बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन। आज का 15वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? राजनीतिक संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है? जल्दी से आंसर कीजिए। डायसी, लास्की, बोंदा, ऑस्टिन। तो क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायसी। डायसी ने राजनीतिक संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में किसने अंतर किया? विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में किसने अंतर किया? ऑप्शन ए है जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, डायसी, लास्की। विधिक संप्रभुता में किस में निवास होता है? संप्रभुता का संसद में। जबकि राजनीतिक संप्रभुता में किस में होता है? जनता के अंदर संप्रभुता का निवास होता है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए राजनीतिक संप्रभुता में जनता के पास संप्रभुता निवास करती है। तो क्या है इसका राइट आंसर? किसने विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है? तो ये हैं आपके डायसी। डायसी ने अंतर किया है। निम्नलिखित में कौन संप्रभुता की विशेषताएं हैं? क्या क्या इसमें से संप्रभुता की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है अविभाज्यता, बी स्थायित्व, सी सार्वभौमिकता और डी अदेयता। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका राइट आंसर? संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है पूर्णता यानी एब्सोल्यूटनेस, दूसरा है सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी, तीसरा है अदेयता यानी इनएलियनेबिलिटी, चौथा है स्थायित्व यानी परमानेंस और पांचवा है अविभाज्यता यानी इनडिविजिबिलिटी। आज का 18वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। लोकसभा के प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमिटी की समय अवधि होती है, मतलब उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, आपको ये बताना है। प्राक्कलन समिति की समय अवधि कितने
साल की होती है। जो सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है आपको ये बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इस समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। इसे स्थायी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को? जुड़वा बहनें। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, तीनों ही समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, तीनों ही समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो आपको ये याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा के 15 सदस्य, ऑप्शन बी है लोकसभा के 30 सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा के 7 सदस्य और ऑप्शन डी है राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं। कोड है आपके, क्या क्या सही है इसमें से आपको ये बताना है। ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन ए और डी सही है और ऑप्शन केवल ए सही है। तो आप जल्दी से इनमें से कोई एक आंसर बताइए, क्या है राइट आंसर। ये हैं आपके ऑप्शन, जिसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन कौन से सही हैं। आपको टाइम दिया जा रहा है ताकि आप लोग पार्टिसिपेट करें इसमें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें और चेक करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। टेस्ट योरसेल्फ कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस से ही नंबर आपके बढ़ेंगे और आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए लोकसभा के 15 सदस्य बिल्कुल करेक्ट है और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं लोक लेखा समिति में। तो ऑप्शन ए और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के अंतर्गत। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द येलो वॉलपेपर के लेखक कौन है? द येलो वॉलपेपर के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, पार्किंस गिलमैन, फूको, हन्ना अरेंट। ये क्वेश्चन आपके हिमाचल सेट में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो हिमाचल सेट का एग्जाम हुआ है इसमें आया हुआ है, द येलो वॉलपेपर के लेखक कौन है? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्किंस गिलमैन की पुस्तक है द येलो वॉलपेपर। द येलो वॉलपेपर चार्लोट पार्किंस गिलमैन की एक छोटी कहानी है जो द न्यू इंग्लैंड मैगजीन में 1892 में प्रकाशित होती है। किस में प्रकाशित होती है? द न्यू इंग्लैंड मैगजीन। यह 19वीं शताब्दी में महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण के चित्रण के लिए अमेरिकी नारीवादी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य माना जाता है। तो इसी के साथ अब आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। तो जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप किए बिना यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा और अपना पार्टिसिपेशन दिखाइएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है? नॉलेज इज वर्च्यू। आपके ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और थ्रेसिमेकस। इसमें इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो आज आप लोग दिखाइए अपना पार्टिसिपेशन और ज़रूर आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। नॉलेज इज वर्च्यू किसका कथन है बताना है आपको। किसने कहा है? सद्गुण ही ज्ञान है। तो आई होप आप लोग आंसर ज़रूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े पीडीएफ के लिए। हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है स्टडी विद सीमा के नाम से।
तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।